Good morning. Today is 14th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज भी ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके नतीजों को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के क्या मायने निकाले जाएं जीतने के, और पंजाब में कांग्रेस के जीतने के क्या मायने निकाले जाएं, क्या स्ट्रेटेजी सफल हो पाई पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ये आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टी से चुनावों से रिलेटेड, ये भी चुनावों से रिलेटेड, ये भी चुनावों से रिलेटेड, ये भी चुनावों से रिलेटेड। जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नीचे का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट पाक को जिनका इम्पीचमेंट किया गया था दिसंबर में पिछले साल, अब जुडिशरी ने भी उस इम्पीचमेंट पर मोहर लगा दी है। करप्शन के चलते इनका इम्पीचमेंट किया गया था, महाअभियोग इन पर चलाया गया था। ये आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, उबर और ओला के जो ड्राइवर्स स्ट्राइक कर रहे थे, क्या उस स्ट्राइक में स्टेट को इंटरवेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड इशू को डिस्कस किया गया है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इशू है वो प्रेसिडेंट पाक के इम्पीचमेंट को लेके। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट पाक का इम्पीचमेंट किया गया था पार्लियामेंट में, साउथ कोरिया की पार्लियामेंट में पिछले साल दिसंबर में। देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है नहीं क्योंकि दूसरे देश की इंटरनल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। तो पिछले साल मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो पिछले साल दिसंबर में इनका इम्पीचमेंट हुआ था। इन पर आरोप यह लगा था कि इन्होंने, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो इनकी पाक थी, इन्होंने कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से पैसा लेकर इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई उनके फ़ायदे के लिए। और एक सैमसंग के जो चीफ हैं, वहाँ पे सैमसंग कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, उनके चीफ भी अभी जेल में है। और उन पर भी यह आरोप लगा कि इन्होंने, जो प्रेसिडेंट पार्क है जिनका इम्पीचमेंट हो चुका है अभी, इनको पैसे दिए 2 कंपनीज़ के मर्जर के लिए। तो यह अपने आप में एक अच्छा डिसीजन है। द हिंदू इसकी तारीफ करता है और कहता है कि इतने हायर पोस्ट पे भी इस तरह से इम्पीचमेंट होना करप्शन के चार्जेस के चलते, तो मतलब कम से कम ये अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है। और ऐसा दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। और अब उनकी इस डिसीजन के बाद में जब जुडिशरी ने उनके इम्पीचमेंट पर मोहर लगा दी है, तो उनकी इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। यानी अब उन पर क्रिमिनल जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे कोर्ट के अंदर पे, यानी उनको सज़ा मिलेगी, उनके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स चलेंगी कोर्ट के अंदर में। और ये वही बात है किस लिए उनका इम्पीचमेंट हुआ और जुडिशियल वर्डिक्ट। देखिए, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में ना काफ़ी ऑटोक्रेटिक रूल्स अपनाया, और जैसे लेबर यूनियंस पे इन्होंने अटैक किए, यानी उन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस किए, और अपने क्रिटिक्स के खिलाफ में भी इन्होंने कैंपेन चलाए। और दूसरे, इन्होंने हिस्ट्री को भी दोबारा से लिखने की कोशिश करी। टेक्स्ट बुक्स थे उनके उनके जो डेटा है, उनका कंटेंट है, उसको चेंज करने की कोशिश करी अपने हिसाब से। क्योंकि जो प्रेसिडेंट पाक थी ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये एक प्रकार से डॉटर थी, इनके फादर भी थे, वो भी साउथ कोरिया के डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे। तो इसीलिए कुछ सेक्शंस, कुछ पुराने लोग साउथ कोरिया में अभी भी ऐसे हैं जिनकी सहानुभूति है इनके प्रति, प्रेसिडेंट जो इनका अभी इम्पीचमेंट हो चुका है इनके प्रति। लेकिन जो नई जनरेशन है साउथ कोरिया में, उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उनको। जो नई जनरेशन है उनका ये व्यू है। और इसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनाई। टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, रीजनल टेंशन्स, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। इन्होंने सहमति दी और कहा यूएस को कि आप डिप्लॉय कीजिए टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काइंड ऑफ ये। तो उसकी वजह से एक टेंशन्स क्रिएट हो गई थी इस पूरे बॉर्डर में। चाइना ने इस बात को मना किया था। चाइना ने कहा था कि अगर आप ये यहाँ पे डिप्लॉय करोगे तो हम भी सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर और आपसे कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो यानी इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी इसेंट्रिक थी, इरेगुलर थी, टेंशन्स क्रिएट हो गई थी पूरे रीजन में। और अपने देश के अंदर में भी इन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल अपनाया अपने फादर की तरह। इनके फादर मिलिट्री डिक्टेटर थे। अब डिवीजन तो हमने पढ़ा अभी, डिवीजन अमंग द फॉलोअर्स, कि एक तबका अभी भी सहानुभूति रखता है, दूसरा तबका यंगर जनरेशन है, वो कहता है कि नहीं, डेमोक्रेसी है वो कंसोलिडेट होनी चाहिए। और कुछ कंपनीज थी वो भी अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने भी इनके साथ में तालमेल किया, और करप्शन के चलते, जैसे सैमसंग के जो चीफ हैं वो अभी जेल में हैं। और ये कहते हैं कि देखिए, अभी जिस प्रकार से जुडिशरी ने असर्शन दिखाई है साउथ कोरिया के अंदर में, इंडिपेंडेंस दिखाई है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से वहाँ पे, वो भी काबिल तारीफ़ हैं। और यह जो एग्जांपल है वो बाकी कंट्रीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। और मई तक अगला प्रेसिडेंट चुना जाएगा साउथ कोरिया के अंदर में। और अभी जरूरत है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये साउथ कोरिया का आर्टिकल था, इसलिए ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर।
अब देखिए ये आर्टिकल रिलेटेड है उबर और जो ओला के ड्राइवर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। दिल्ली में स्ट्राइक देखने को मिली, हैदराबाद, बेंगलोर, कई जगह ये स्ट्राइक्स देखने को मिली। वो कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं कि हमें काफ़ी कम कमीशन देता है उबर और ओला जो है, वो ज़्यादातर कमीशन अपने पास में रख लेते हैं और हमें कम कम कमीशन दिया जाता है, हमें ज़्यादा ट्रिप्स लगवाई जाती हैं और ज़्यादा काम करना पड़ता है। काफ़ी सारी इनकी मांगे थी और इनका कहना था कि इनकी मांगे ये थी कि गवर्नमेंट जो है वो जो फेयर है वो भाड़ा फिक्स करे, यानी इतना भाड़ा हमें मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की मांग जो ये ड्राइवर्स रख रहे थे। तो अब ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया है कि क्या गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये कहते हैं कि 32,000 कैब्स है अकेली चेन्नई के अंदर में, और पूरे इंडिया के अंदर में 2.4 लाख ड्राइवर्स हैं उबर और ओला के। और अगर मान के चलिए, चेन्नई का एग्जांपल लीजिए कि हर एक ड्राइवर जो है 5 या 6 ट्रिप्स लगाता है, क्योंकि सारी कैब्स तो एक साथ चलेंगे नहीं, तो मान लीजिए एक ड्राइवर 5 या 6 ट्रिप्स लगाता है, तो उसमें देखिए ये कहते हैं कि 2 लाख ट्रिप्स हो जाते हैं एक दिन के अंदर अंदर। यानी अगर ये स्ट्राइक इनकी रहेगी, चेन्नई का एग्जांपल लें, तो 2 लाख ट्रिप्स नहीं होंगी चेन्नई के अंदर में, इस तरह के कह रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए कि ये स्ट्राइक्स खत्म हो और गवर्नमेंट को ड्राइवर्स के हक की आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? ये मना करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, जो इनकी मांग है ड्राइवर की, वो मार्केट मॉडल के हिसाब से सही नहीं है। तो ड्राइवर तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फेयर है, हमें जो मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि शुरू के 4 किलोमीटर के लिए 100 रुपये मिलने चाहिए। तो ये कहते हैं कि देखिए, अगर दो कंपनी आपस में एक प्रकार से कंपटीशन कर रही हैं लोअर फेयर के लिए, यानी कम भाड़े के लिए, कि कस्टमर्स को कम से कम भाड़े में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, तो गवर्नमेंट को जरूरत ही क्या है इस पूरी चीज़ में कम्पीट करें या फिर इंटरवेन करें। दो कंपनीज आपस में कम्पीट करती हैं तो उसका फ़ायदा तो कस्टमर्स को होता है ना। तो गवर्नमेंट को जरूरत है ही नहीं, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। फिर ये ड्राइवर्स के बात कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि ड्राइवर्स जो है अपनी जो सेविंग है, अपनी जमा की हुई पूंजी जो है, वो कार को खरीदने में लगा देते हैं इस उम्मीद में कि उनको फ़ायदा होगा। अगर उबर और ओला में वो अपनी गाड़ी अटैच करेंगे तो कम से कम उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कमीशन काफ़ी कम मिलता है उबर और ओला की कंपनी से। ज़्यादातर वो कमीशन अपने पास में रख लेते हैं और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्स इनसे करवाई जाती है ड्राइवर से। काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल इनका रहता है। किस प्रकार से ये करवाते हैं, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, शुरू में जब टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ड्राइवर और इन कंपनीज के बीच में, ओला टाइप कंपनीज के बीच में, तो इन ड्राइवर्स को पता नहीं होता इस बारे में। धीरे धीरे उनको पता लगता है कि किस प्रकार से ये एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि जाल वैसा जाल नहीं, लालच का जाल है ये। जैसे कि ये जो कंपनीज है ना, ड्राइवर्स को इंसेंटिव देती है कि आप एक हफ्ते के अंदर में मान लीजिए इतने ट्रिप्स लगाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको इतना बोनस मिलेगा। और दूसरा, ये कुछ इस प्रकार की पॉलिसीज भी अपनाती हैं कि मिनिमम फेयर एक दिन में आपको मिलेगा, यानी मिनिमम आपकी सैलरी मिलेगी एक दिन में अगर आप इतनी ट्रिप्स लगाओगे तो, या फिर कितने ट्रिप्स आपको एक दिन में कम से कम लगानी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ओला टाइप की जो कंपनीज हैं अपने ड्राइवर्स से करवाती हैं। एक तरफ इंसेंटिव्स भी हैं, दूसरी तरफ कई बार ये कंडीशन भी रखती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जैसे बोनस का लालच ही देती हैं, कई जगह ये इंसेंटिव्स भी देती होंगी, कई जगह ये यूं भी कहती होंगी कि हम आपको हटा देंगे, आपकी कार हटा देंगे अगर आप एक दिन में मिनिमम ट्रिप्स नहीं फॉलो करोगे। तो एक ड्राइवर ने यह कहा कि देखिए, ये तो बिजनेस है। मतलब उनका आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल सही बात है, कि ये तो हमारे ऊपर ही है ना, कोई हमें फोर्स थोड़ा ना कर रहा है कि आप कार चलाओ इनके ओला के अंडर में। प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर हम कंडीशंस पूरा करेंगे तो वो चलवाएंगे, नहीं तो बिजनेस है, नहीं तो वो किसी और को रखेंगे। ये ड्राइवर का कहना था कि अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो कोई और चलाएगा। तो कहने का मतलब यही है ना कि मार्केट मॉडल है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी ना। अब कोई मान लीजिए किसी को जॉब मिलती है प्राइवेट कंपनी के अंडर में, अगर प्राइवेट कंपनी मान लीजिए कानून के दायरे में रहकर, कानून के विरुद्ध में जाके नहीं, जैसे लेबर लॉज हैं वो सब चीजें हैं अपनी जगह, अगर कानून के दायरे में रहकर अपने एम्प्लॉयज को किसी तरह का इंसेंटिव देती हैं या फिर कुछ मिनिमम ट्रिप्स की बात कहती हैं, तो इसमें गलत क्या है। बस यह बात याद रखनी होगी कि कानून का जो दायरा है, कानून के दायरे में रहकर करना होगा जो भी कुछ ये कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में क्या आता है कि आइडियल वर्ल्ड में तो ये है कि जो कैब एग्रीगेटर्स इनको कहते हैं, जो उबर और ओला जो कंपनीज हैं ये, तो इन सबको इंश्योर करना चाहिए कि जो कैब एग्रीगेटर्स है कि सबको फेयर डील मिले, कि कस्टमर्स जो हायर करते हैं कैब्स उनको भी कम से कम किराया देना चाहिए और ड्राइवर्स को भी एक प्रकार से बैलेंस होना चाहिए, इनकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा खासा इनकी सैलरी होनी चाहिए। अगर यह नहीं होता है, कि
तो भी गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से शेप लेगी। मान लीजिए उबर अपने ड्राइवर्स का ध्यान नहीं रखती है तो वो ड्राइवर्स जाएंगे ओला की तरफ में। अगर ओला अपने ड्राइवर्स का ध्यान नहीं रखती है तो वो जाएंगे टैक्सी फॉर श्योर के पास में, मेरू कैब्स के पास में, इजी कैब्स के पास में। मार्केट अपने आप से डिसाइड करेगी जो कुछ भी होगा। गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस सभी चीजों के बीच में। लेकिन एक बात याद रखिए, हायर साइड पे अगर ये कार्टेल बनाती हैं तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। कैसे? अब मान लीजिए देखिए 2-3 ही कंपनी है हमारे नेशनल परिदृश्य में। मान लीजिए ओला है, उबर है, ये 2 कंपनीज हैं। तो अब सोच के देखिए, ये ऐसा कुछ डिसाइड कर लेती हैं कि मिनिमम की बजाय मैक्सिमम किराया डिसाइड कर लेती है कि हाँ जी, शुरू के 4 किलोमीटर के लिए 200 रुपये, शुरू के 4 किलोमीटर के लिए, इससे कम तो हम बेचेंगे ही नहीं। दोनों ने आपस में 3-4 कंपनी से मिलकर डिसाइड कर लिया। तो अब कस्टमर्स की भी मजबूरी हो गई, क्योंकि सारी कंपनीज इतना बढ़ा हुआ किराए से अब दे रही हैं, जो अपनी जो फेयर है वो रखा है इन्होंने। तो कस्टमर्स की तो मजबूरी होगी, कस्टमर्स को खरीदना पड़ेगा। तो ये कार्टेल अगर ये बनाती हैं तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, जबकि यहां तो कार्टेल का उल्टा है। कार्टेल तो ये होता है कि आपस में मिलकर डिसाइड कर रही हैं, ये तो एक दूसरे से आगे बढ़ के कम कर रही हैं बल्कि किराया। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आपस में कंपटीशन चलता है, वैसे ही यहां पे जो कैब सेक्टर है यहां पे भी कंपटीशन चल रहा है। तो अब आता है इसका वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए मार्केट जो है, मार्केट को अपने आप से डिसाइड करने दीजिए। यानी वो एडम स्मिथ का रूल आपको याद है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं, हिडन हैंड की वो बात करते हैं कि अदृश्य जो हाथ है, यानी उनका कहना ये है कि इस मार्केट इकोनॉमी में अगर हर एक बंदा अपना अपना फायदा देखे तो सभी का फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा, सभी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यही ये कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए ओला है, वही बात, सेम बात जो मैंने एग्जांपल दिया। अगर ओला अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करता है तो उबर के पास जाएंगे ड्राइवर्स। अगर उबर जो है वो अपनी जो प्राइसेस कम नहीं करता है तो ज़्यादा उसको हायर करेंगे, ओला को जो कस्टमर्स है वो हायर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन यही निकालते हैं, चाहे जो किराया है वो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल से यानी बिल्कुल कम हो जाए, चाहे वो बढ़ जाए, मान लीजिए एक लेवल के बाद में बढ़ जाएगा तो देखिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्योंकि कार्टेल ही होता है। एक लेवल के बाद में बढ़ता है तो मोनोपोली हो जाती है। लेकिन कम होने की बात करते हैं कि चाहे कितना ही कम हो जाए, वो जिस प्रकार की पॉलिसीज अपना रहे हैं तो गवर्नमेंट को इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। अब अगला जो आर्टिकल आता है वो फॉरेन पॉलिसी को लेके है। देखिए ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं आज के टाइम में, किस प्रकार की परिस्थितियां उभर कर आ रही हैं ट्रंप के चुने जाने के बाद में, और मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उभर रहा है। जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ट्रंप के पास में है, जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के पास में है, वही स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हमारे पास में भी है। हमारे पास में एक ऑप्शन यह है कि जो कुछ चल रहा है हम चलने देते हैं और आरोप लगा दें कि पिछली सरकार जो थी, यानी ट्रेडिशनल जो बर्डन है हमारे ऊपर में, उसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं, मोदी को चाहिए कि वो जो लॉन्ग इस्टाब्लिश्ड कन्विक्शंस हैं यानी ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उनको चेंज करे, और उनको यह डिसाइड करना है कि वो जो पावर है अगला जो जिस प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर अभी उभर कर आ रहा है उसमें पावर किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। क्या पावर डिप्लोमेसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, क्या पावर फोर्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि हम अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ाएं, या फिर पावर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर रिवॉल्व करेगी, क्या हम ट्रेड से अपनी स्ट्रेंथ इस प्रकार से बढ़ाएं कि हमारी पावर ऑटोमेटिक अपने पास में आ जाए। कहने का मतलब यही है कि जो पावर है अब आने वाला जब वर्ल्ड ऑर्डर है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, क्या होगी पावर, या वो डिप्लोमेटिक पावर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, या फिर मिलिट्री फोर्स की पावर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, या फिर ट्रेड होगा वो मेजर पावर का सोर्स होगा। तो उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ में बढ़ रहे हैं आगे। पिछले 20 सालों में आप सोच के देखिए कि जो यूरोप के लोगों की जनसंख्या है, यूरोप के लोगों की, एक तो जो यूरोप की जनसंख्या वो काफ़ी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है, और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं बूढ़े हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। दूसरी तरफ में पिछले 20 सालों में जो उनकी पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेट हो गई है, यानी शिथिल हो गई है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है यूरोप की। इवन कई देशों में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वहाँ पे तो इस प्रकार की स्कीम चलती है, आप बच्चा पैदा ही कीजिए, हम आपको फ्रिज फ्री में देंगे। मतलब आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सही की बात है। इवन चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 4 गुना हो चुकी है, लेकिन उनकी जो इनकम है वो स्टैग्नेट कर चुकी है। सॉरी, ये इनकम की बात थी। 80% लोगों की इनकम वहाँ पे स्टैग्नेट हो चुकी है, पॉपुलेशन नहीं स्टैग्नेट हो चुकी है। वो बात बिल्कुल अलग है कि पॉपुलेशन भी वहाँ की स्टैग्नेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं वो इनकम की कर रहे हैं।
मैंने गलत बोला है, मतलब 20 सेकंड पहले। तो देखिए बात यह है कि इनकी 80% जो यूरोप की पॉपुलेशन है उनकी इनकम है वो शिथिल हो गई है, लेकिन चाइना की जो इनकम है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। इवन इंडिया की जो इनकम है वो भी डबल हो चुकी है। वहाँ की सोसाइटी है वो बूढ़ी हो रही है, एजिंग हो रही है, और टेक्नोलॉजी जो है वो डिसरप्ट कर रही है लेबर मार्केट को, यानी टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है, लेबर्स की जरूरत आजकल नहीं पड़ रही, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। और उम्मीद ये है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पावर डिसाइड करने का और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने का। और 2025 तक 1/4 जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है वो डिजिटल इकोनॉमी पे डिपेंड करेगी, यानी डिजिटल इकोनॉमी की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए देखिए जो यूएस, चाइना और इंडिया, वैसे यूएस नहीं कर रहा है, चाइना और इंडिया खास करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। यूएस तो चाहता है कि हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे। उसके बाद में आता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है वो कई तरह की चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कि जैसे लार्ज एंड स्मॉल इकोनॉमीज कैसी है, यानी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे है डिफरेंट देशों के बीच में, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो ग्लोबल इकोनॉमी है। अब जैसे अब इनका एग्जाम्पल लीजिए आप, ओबामा ने पूरी कोशिश करी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो उनके हिसाब से परफॉर्म करे। कैसे? क्योंकि देखिए चाइना जो है समय के हिसाब से चाइना ने बहुत ग्रोथ करी, चाइना अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस लाने लगा, जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ओबामा ने पुरजोर कोशिश करी कि ये इस बैंक को जो चाइना लाने जा रहा है इसको वीकन किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो नहीं रोक पाए दूसरे देशों को इस बैंक को ज्वाइन करने में। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी तो अपने हिसाब से परफॉर्म करेगी, एक लेवल के बाद में जो ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं उस पर दूसरे देशों का बस नहीं चलता। इवन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ये भी एक प्रकार से 8 से लेके 15 ट्रिलियन तक की अब इकोनॉमी को फॉर्मुलेट करेगा, और एक प्रकार से ये वर्ल्ड बैंक का जो अभी आधिपत्य है हमारे वर्ल्ड के अंदर में उसको कम करेगा, वर्ल्ड बैंक की डोमिनेंस को कम करेगा। तो कहने का मतलब है कि नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं नए ट्रेंड्स के हिसाब से, और पूरी कोशिश करी अमेरिका ने इस प्रकार के नए इंस्टीट्यूशंस ना आए, नया इकोनॉमिक ऑर्डर ना आए और यूएस का आधिपत्य स्थापित रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं इसका। इवन चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है उसने भी यूएस के 1950 के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये सब चीज़ है, आईबीआरडी है, इनको कमजोर करने का काम किया चाइना का जो नया प्रोजेक्ट है वन रोड वन बेल्ट का। और यही दर्शाता है कि किसकी पावर आज के टाइम में ज़्यादा है, इकोनॉमिक पावर। क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल है ना, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है शायद उनका नाम है मिस्टर मुकुल सारवाल, वो अभी चाइना के यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं, तभी उनके जो आइडियाज़ हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं चाइना की एक यूनिवर्सिटी में, उनकी आइडियाज़ की छाप इस आर्टिकल में मिलती है, उनके प्रोफेशन की छाप जो है इस आर्टिकल में मिलती है। ट्रंप, देखिए ट्रंप जो है वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है वो इररिलेवेंट है, और उनको भी समझ में आ गया कि अभी इस प्रकार से वो ग्लोबल ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते जिस प्रकार से ओबामा ने इस ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करी थी। इसलिए वो फोर्स कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, पहले जैसे आप कह सकते हैं कि पीस कीपिंग पे जो ओबामा ने पॉलिसीज अपनाई, एनवायरनमेंट की जो एग्रीमेंट भी किया, ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने जोर दिया, लेकिन ट्रंप जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो चेंज हो रहा है इनके विरुद्ध में जा रहा है, उसको चेंज करने के लिए अब नई तरह की पॉलिसीज अपनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि देखिए जो ओबामा ने किया पीस कीपिंग पे ध्यान देके, इन्वायरमेंट पे ध्यान देके, ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देके, उससे अमेरिका का कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अब अलग तरह की पॉलिसी अपनाई, अमेरिका फर्स्ट, कि जो भी हो अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे पहले। और उनकी इस बात का सपोर्ट करता है जापान भी, और उनकी इस बात का सपोर्ट करता है यूके भी। वो भी कहते हैं कि देखिए इस प्रकार के दूसरे देशों को जो डेवलप्ड कंट्रीज यानी यूएस या फिर जापान, यूके जैसे दोस्त कंसेशंस देते हैं, हम कंसेशन देना बंद करें डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। और जब भी किसी दूसरे देश के साथ में डील करें तो अमेरिका के इंटरेस्ट या फिर इनके आपस में इंटरेस्ट सबसे ऊपर होने चाहिए। अब बात यह उठती है कि अमेरिका इस प्रकार से देखिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएगा, मान लीजिए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएगा, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएगा कि इंपोर्ट कम करेगा दूसरे देशों से, तो डब्ल्यूटीओ बीच में आएगा। अगर डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसकी जजमेंट भी अगर यूएस नहीं मानेगा तो फिर डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस का कोई मतलब रह ही नहीं जाता, फिर तो वर्ल्ड एक कैओस की तरफ बढ़ रहा है। तो सारे के सारे इतने सालों की मेहनत 70 सालों में जो डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं उन सब का मीनिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे जो बात आती है कि ट्रंप को पता, ये तो वही बात है कि ट्रंप को पता है इस बात का कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लोबल ट्रेंड को वो इस प्रकार से चेंज नहीं कर सकते डिप्लोमेसी या फिर फोर्स पे, इसीलिए वो अब अपना रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की प्रोटेक्शनिस्ट की जो पॉलिसीज हैं। और फ़र्क यही है कि ओबामा और ट्रंप में
दोनों दोनों का मकसद बिल्कुल सेम था कि अमेरिका को ऊपर लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ओबामा भी कुछ उन्होंने कुछ ढिलाई बरती इस पूरे चीज़ में, लेकिन मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी है, वो दोनों की अलग अलग है। ट्रंप जो है वो अब इंपोर्ट्स को कम करेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, और इस बारे में वो लोग पहले से जो एग्रीमेंट्स एलाइज के साथ में चल रहे हैं उनको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। यानी अपनी इकोनॉमी को ट्रंप जो है अभी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिक सेक्टर्स में। जैसे ओबामा और जी जिनपिंग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, ऐसे ही ट्रंप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहेंगे चाइनीज राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ में, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग होगी एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर कि अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। अब इसी बात पे ट्रंप जो है वो नए दोस्त भी खोज रहे हैं कि ऐसे दोस्त जिनके इंटरेस्ट मिलते हों अमेरिका के इंटरेस्ट से। और उन्होंने कोल्ड वार के उस लॉजिक, जैसे कोल्ड वार में कंटेन करने की कोशिश करता था यूएसएसआर को कोल्ड वार में, उन्होंने इस लॉजिक को एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है। अपनी अपनी राय है। पहले सभी आर्टिकल्स ये कहते हैं कि जो ट्रंप है वो चाइना को ज़्यादा कंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये आर्टिकल मना कर रहा है। इनकी जो राय ये है कि अभी कोल्ड वार की तरह हो सकता है ऐसे कि चाइना जो है वो, जो यूएस जो है वो चाइना को कंटेन ना करे, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन को देखते हुए, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप को देखते हुए जो यूएस है वो वन रोड वन बेल्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करे, यानी ज्वाइन कर सकता है। तो काइंड ऑफ एक्सट्रीम लगता है वैसे तो ये, लेकिन खैर इनकी एक ओपिनियन है। और उसके बाद में एशिया की कनेक्टिविटी और इंडिया की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अभी ट्रंप जो है वो रशिया के साथ में अपनी दोस्ती अच्छी करने वाले हैं, यानी रशिया के साथ में तो वो पॉलिटिकल डील साइन करने वाले हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे करने वाले हैं, और चाइना के साथ में वो ट्रेड डील्स करने वाले हैं, पॉलिटिकल डील विद रशिया एंड ट्रेड डील विद चाइना। और चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूएस के अंदर में वो पहले से कम हो रहा है। पहले इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था यूएस के अंदर में, लेकिन अब इनको चाइना वालों को भी समझ में आ गया कि यूएस पे तो डिपेंड रहा नहीं जा सकता, और इसीलिए चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है कंजम्पशन ड्राइवन बनानी स्टार्ट कर दी है। कैसे? क्योंकि चाइना अब ये सोचता है कि देखिए दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रह सकते, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो खपत है हमारे देश के अंदर में ही कंज्यूम होनी चाहिए। इस प्रकार की इकोनॉमी चाइना ने अब बनाना स्टार्ट कर दिया है। इवन जो इनकी जो करेंसी है वो भी अब ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गई है, RMB। और चाइना जो इंडिया जो है अब ज़्यादा वनरेबल है। कैसे? क्योंकि देखिए चाइना ने तो अपनी जो इकोनॉमी है वो कंजप्शन ड्राइवन बनानी स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है अभी भी 150 बिलियन IT इंडस्ट्री है यूएस में। यहाँ पे हम 2/3 एक्सपोर्ट हमारी IT इंडस्ट्री का यूएस के अंदर में होता है, और उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम यूएस जो है H1 वीज़ा के जो नॉर्म्स हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना करें, और हम फिलहाल जो हैं अभी भी यूएस पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन हमें अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करनी होगी इस पूरे चीज़ में। तो उसके लिए सलाह दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें वन रोड वन बेल्ट जो है, वन बेल्ट वन रोड है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। हमें हमारे जो रिजर्वेशन है कि ये जो वन रोड वन बेल्ट की एक आर्म है वो CPEC जो है वो पाकिस्तान के, यानी हमारे POK के रीजन से जाता है, जो हमारे कश्मीर के रीजन से जाता है, जो कि अब POK के पास में पाक अधिकृत कश्मीर है। ये कहते हैं कि हमें वो अपने रिजर्वेशंस मेंटेन करने चाहिए, कि छोड़ना नहीं चाहिए उन रिजर्वेशंस को, लेकिन ज्वाइन कर लेना चाहिए वन बेल्ट वन रोड का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का। क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि इतनी एक पूरा जो रीजन है इस पूरे इंटरकनेक्ट होगा वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट से, और हम एक प्रकार से आइसोलेट होकर रह नहीं सकते। अगर हम आइसोलेट होकर रहेंगे तो हमारा ही लॉस होगा इस पूरी चीज़ से। हमारे पास में वर्ल्ड क्लास साइबर टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास बायोटेक कैपेबिलिटी है हमारे पास में, और इसीलिए ये एक प्रकार से सजेस्ट करते हैं कि हमें और ज़्यादा कदम ऐसे उठाने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हो, हम इंपोर्ट करें अच्छी टेक्नोलॉजी का, और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो हमारे देश के अंदर में साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, ताकि जिस प्रकार के डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव हमने उठाया है तो वो सिर्फ डिजिटल इंडिया ना होके एक डिजिटल एशिया हो जाए। इस प्रकार की तरक्की हम करें साइबर सिक्योरिटी के अंदर और दूसरे साइबर स्पेस या फिर बायोटेक के अंदर में, कि बाकी के जो देश हैं वो भी हमारे साथ में इस क्षेत्र में एक प्रकार से हमारे ऊपर में डिपेंड हो जाएं, या फिर हमारे डिजिटल इंडिया जो है उसके बढ़ने से उनको भी फायदा हो, इसलिए वो डिजिटल इंडिया ना होकर डिजिटल एशिया हो जाए। इस तरह की ये बात कहते हैं लास्ट में वे फॉरवर्ड में। तो आज तो देखिए 3 आर्टिकल्स ही थे अच्छे डिस्कस करने के लिए। आज मुझे लगा कि नहीं आएगी, सुबह तो मैं कुछ और पढ़ रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था थिंक टैंक के, उसे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे लगा होली के अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं आता। कल उन्होंने द हिंदू ने बताया भी था कि छुट्टी रहेगी होली के अगले दिन, तो लेकिन बाद में मैंने देखा तो आया हुआ था, इसलिए ज़्यादा आर्टिकल्स तो हम आज नहीं डिस्कस कर पाए। थिंक टैंक्स के आर्टिकल मैंने वो पढ़ रखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब भी हमें टाइम मिलता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।